ओके, एक्शन। ऐसे समय में जबकि आपके समकालीन लेखक अन्य विधाओं में लिख रहे थे और यश प्राप्त कर रहे थे, ऐसे समय में आपने ललित निबंधों को ही क्यों चुना? मैंने नहीं चुना। मैं समझता हूँ कि ललित निबंधों नहीं चुन लिया। कारण यह है कि मैंने एक रचना 10-12 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, तब वो एक गोरखपुर की पत्रिका के लिए। क्या साउंड ओके या एक्शन। ऐसे समय में जबकि आपके समकालीन लेखक साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, कविता या उपन्यास में यश प्राप्त कर रहे थे, लिख रहे थे उसमें, ऐसे समय में आपने ललित निबंधों को ही क्यों चुना? मैं तो यही कहूँगा कि मैंने नहीं चुना, निबंधों ने ही मुझे चुना। तो कारण यह है कि मैंने 12 वर्ष की अवस्था में एक अपने पिताजी के सहयोगी के लिए पत्रिका निकालते थे, एक लेख दे दिया। वो लेख उषा का वर्णन था, उन्हें बहुत पसंद आया, बड़ी प्रशंसा की उन्होंने। उसके बाद 1-2 लेख और हमसे लेते रहे। फिर मैं बीए में पढ़ने आया तो उस समय एकाध पत्रिकाओं के लिए लिख दिया। फिर क्योंकि उसमें तो ज़्यादा पढ़ता था, लिखता कम था, तो कविताएँ भी लिखी थी लेकिन छपी नहीं थी। फिर 1950 के आसपास से प्रयाग से प्रतीक छपा। सब तो पहले से रहा था कुछ। उस समय हमारा संबंध प्रतीक से हुआ और प्रतीक के संपादक अज्ञे जी से हुआ। तो करीब करीब हर महीने में हमारा निबंध लेने के लिए तगादा भेज देते थे। तो कहना चाहिए कि उनके लिए मैं लिखता रहा और फिर मैं लिखता ही रहा। फिर केवल मैंने ललित निबंध नहीं लिखे, शुरू में बहुत सारे ललित निबंध लिखे हैं। फिर मैंने ऐसे भी निबंध लिखे जिनमें विचार का तो अधिक प्रधान हुआ। ललित अगर थोड़ा बहुत था तो शैली में रच पच गया था, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा। अब बदनामी यही हो गई कि आप ललित निबंधकार हैं। मैंने कई मरतबा निषेध भी किया लेकिन लोग मानने वाले नहीं। ललित निबंधकार मेरे ऊपर चश्मा हो गया। और फिर मैंने यश के लिए बहुत नहीं लिखा, अधिकतर लिखा अपने मित्रों के स्नेहपूर्ण आग्रह से और कुछ इस कारण कि बहुत ही पढ़ी प्रकार का आदमी था, किताबें बहुत पढ़ता था और साथ ही साथ मैं लोक में बहुत रमता था, लोक के स्वर को सुनता रहता था। तो इन दोनों के संयोग ने मुझे ऐसी चीज़ प्रस्तुत करने के लिए विवश किया जिसमें मैं बहुतों की बात कहूँ, बहुतों की ओर से कहूँ और इसके बाद उन सबको जोड़ते हुए अपनी बात कहूँ और कहीं उससे अलग एक ज़माने की ऐसी बात जो इन सब चीज़ों से जुड़ी भी हो और अलग भी हो, वो भी कहूँ। इस प्रकार निबंध विधा मेरी बन गई तो बन तरह के लिए मैं दूसरों के आग्रह पर तैयार होता हूँ और मेरा स्वभाव यह है कि कोई बहुत अनुरोध करता है तो मैं ना नहीं कर पाता। ये ना न करना कभी कभी मुझे लगता है बड़ी कमज़ोरी है मेरी कि ना करना चाहिए मुझे, लेकिन ना बहुत नहीं कर पाता। जो बहुत इसका आग्रह बड़ा हार्दिक होता है उसको ना करना बड़ा कठिन होता है और ऐसे बहुत से लोगों के कारण मुझे यात्रा करने का मन हो जाता है। उस प्रकार का मैं यायावर नहीं हूँ जिस प्रकार के यायावर राहुल जी थे, आवास सेन जी थे यात्रा के लिए। वैसी यात्रा मैंने बहुत कम की है। यात्रा किसी न किसी उद्देश्य से की और उद्देश्य
प्रायः दूसरे को समझना, दूसरे का आग्रह स्वीकारना, यही रहा है। तो यात्रा से मुझे अपने को परखने का समय तो जरूर मिलता है, और अपने देश में यात्रा होती है तो अपने देश को भर आँख देखने का समय मिलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ट्रेन की यात्रा कर रहे हों, कार से यात्रा कर रहे हों, तो अपने देश का परिवेश, जैसे प्राकृतिक हो चाहे मानुषी हो, बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी विविधता है और इतनी अद्भुत एकता है कि चेहरे पर भाव-भंगिमा वैसी ही है और ध्वजा बदली हुई है, वेशभूषा बदली हुई है, लेकिन उत्सव का ढंग वही है। ये अच्छा लगता है अपने देश का स्वभाव है, और वो स्वभाव अपना स्वभाव भी है, ये भीतर समझ करके अच्छा लगता है। एक दूसरा ऐसा है कि मैं संस्कृत पढ़ता तो था, लेकिन मेरे मातृपक्ष का, पितृपक्ष का जो अवदान था वो तो संस्कृत का ही था, लेकिन मातृपक्ष का अवदान लोकगीतों का था, और मुझे बहुत प्रिय था। बहुत ध्यान से माँ के गीत मैं सुनता था, संस्कार गीत सुनता था, और उसमें मुझे संस्कृत साहित्य का छना हुआ रूप मिलता था। और मैंने पढ़ाई तो हिंदी की नहीं की, उस तरह की पर्याप्त, लेकिन चाहे कुछ भी पढ़ता रहा, मैं साहित्य पढ़ता रहा, और साहित्य में कोई एक साहित्य नहीं, हिंदी साहित्य पढ़ता रहा। मैं बीए पढ़ता था, बीए मेरा विषय नहीं था, लेकिन अधिकतर प्रसाद जी की पुस्तकें कोई 6 आने में, कोई 4 आने में, कोई 2.5 आने में मैंने खरीद करके पढ़ी। पढ़ने का चाव था। अज्ञे की रचना छपी थी उस समय, पहली रचना, उसमें खरीद के पढ़ा। तो एक पढ़ने का चाव जो था वो हिंदी का था, और इसलिए लिखने का भी चाव हिंदी का हुआ। पहले मैंने संस्कृत में लिखा, संस्कृत में मैंने निबंध लिखे, छंद लिखे, अंग्रेजी की बड़ी बड़ी कविताओं के अनुवाद किए, वर्ड्सवर्थ के प्रसिद्ध इमिटेशन नोट का अनुवाद किया, लेकिन जो मुझे लोगों से प्रतिक्रिया मिली वो हिंदी की थी। हिंदी में लिखने लगा और मैं हिंदी का हो गया। संस्कृत पढ़ता रहा, संस्कृत में शोध निबंध भी लिखता रहा, संस्कृत के बारे में मैंने काम भी किया, शोध ही का कार्य किया, पर रचनाकार के रूप में मेरा मन हिंदी के साथ जुड़ गया और जुड़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसा कारण मेरी ओर से हो तो ऐसा नहीं है, एक भीतर का प्रभाव ऐसा था जिसने मुझे विवश किया कि शायद हिंदी ही उपयुक्त है। भोजपुरी में भी मैंने बहुत कम लिखा। एक इंटरवीन करूं बीच में, हाँ, वो ये है कि आपने हिंदी में जो कुछ लिखा है तो लिखते समय या उसके पहले आपने संस्कृत के संस्कारों को ये दरकिनार करने की कोशिश की, या इस लेखन के दौरान स्वयं पंडिताई का दोष कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है? इसके मैंने कोई प्रयत्नपूर्वक कुछ भी नहीं किया कि संस्कृत को थोपा या संस्कृत को से मुक्ति पाए, ऐसा कुछ नहीं किया। संस्कृत जितना मुझमें रचा पचा था वो सहज रूप में आता गया। मैंने अतिरिक्त रूप से संस्कृत का आडंबर ढोया नहीं है, न ढोता हूँ, और न लोक साहित्य का ही आडंबर ढोता हूँ। जितना हमारे हृदय में है, जितना हमारे मन में है, जितना हमारे विचारों में आत्मसात हो गया, उतना ही देता हूँ। और मैं आपसे सही बताऊँ कि मैं सहज होने की कोशिश नहीं करता हूँ कि ऐसे सहज हुआ जाता है, वो कोशिश मैं कभी नहीं करता हूँ। लेकिन लिखने में प्रवाह इसलिए आता है कि मैं एक सांस में ही एक रचना लिखता हूँ,
बोल करके लिखाता हूँ, लेकिन एक सांस में ही, एक सातत्य में, और एक अपने को कहीं अर्पित करके लिखता हूँ। तो उस समय बहुत सारे विचार हमारे बावजूद आ जाते हैं, हमारे कारण नहीं आते, हमारे बावजूद आ जाते हैं। पर भाषा का बहुत सारा संस्कार तो आज का होता है, मिला होता है। जितना मिला होता है और जितना व्यवहार में एकदम से रचा पचा होता है, वही भाषा में आता है, तो सहजता आती है। तो मेरी भाषा में भी चाहे मैं कहीं बोलूं तो आपको एक ऐसी भाषा नहीं मिलेगी जिसमें कि कुछ आडंबर हो, जिसमें बना बना करके संस्कृत के शब्दों को उधार दिया गया हो। जो सहज आते हैं शब्द, संस्कृत के हों, लोग भाषा के हों, कहीं के हों, आ जाते हैं। तो इसलिए संस्कृत का मैंने कभी भी निराकरण नहीं किया है, और संस्कृत का कोई बोझ नहीं स्वीकार किया है। संस्कृत लिखते समय संस्कृत की जो मर्यादा है, जो उसका मुहावरा है, उसका मैं पालन करता हूँ, आज भी पालन करता हूँ। बोलते समय भी उसका पालन करता हूँ कि संस्कृत को हिंदी नहीं बनाता, और हिंदी को मैं संस्कृत नहीं बनाता, तो मैं हिंदी नहीं बनाता, और हिंदी को भोजपुरी नहीं बनने देता। तो भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उस प्रकृति से दूर जाना लगभग सहज ही है। उस भाषा के साथ अन्याय है। उसमें ना तो कोई प्रयास करना पड़ता है और ना तो हो गया ना? हेलो, हो गया तो समाप्त हो ना? ठीक है ना? फिर धीरे फोकस लाके इनके ऊपर ले आना, फिर ज्वाइन करना, शेक कर देना कैमरा थोड़ा सा। चलिए टाइम पे एक्शन। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी, आपका रचना संसार बहुत विशाल है। अब तक लगभग 109 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि सबसे पहली पुस्तक आपकी कौन थी, और अंतिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी आप और क्या लिखने के मूड में हैं? पहली पुस्तक तो चितवन की छाया है। ये 1952 के आसपास की है, और उसके पूर्व के निबंध इसमें है। निबंधों का काल तो उससे पहले भी है। और अभी जो किताब छपी है हमारी हाल में, वो है थोड़ी सी जगह था। वो भी निबंध संग्रह है। थोड़ी सी जगह दें। थोड़ी सी जगह था जी। वो एक दिलचस्प प्रसंग से शुरू होती है बात कि एक महिला, मोटी सी महिला, शहर के बीच में चौराहे पर एक ट्रक खड़ा है और पूछती है, जरा कोई हमें जगह देगा। और वहाँ खड़ा जो ट्रक का मालिक है कहता है अभी ट्रक चली जाती है, जगह हो जाएगी। उनका क्या मैं इतनी मोटी हूँ? उनका नहीं, मोटी, कोई आपको मोटी नहीं कहेगा। इस हास परिहास से शुरू होती है। जी। और पूरी जिंदगी में थोड़ी सी जगह मांगने वाले कितनी जगह घेर लेते हैं, इसकी चर्चा है। कुछ राजनीति में घेरने वाले लोग हैं, कुछ और भी जगह। और फिर अंत में एक गंभीर चर्चा है कि थोड़ी सी जगह है नहीं आज। अंतराल जिसे कहते हैं, वो वस्तुओं ने इतना घेर दिया है घर को कि अंतराल घर में अपने आदमी लोगों के बीच में अंतराल नहीं है। जो अंतराल एक दूसरे का मुंह देखने के लिए आवश्यक है, उस अंतराल के बिना परस्पर बातचीत, परस्पर देखना सुनना संभव नहीं होता। उसकी कमी हो गई है, इसलिए एक संवाद की कमी हो गई है। इसलिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता आज भी है। आगे और कुछ लिखना चाह रहे हैं आप? हम लिखना क्या चाह रहे हैं, जो लिख जाएगा लिख जाएगा। चाहने से कुछ नहीं लिखा जाता। चाहने से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई नहीं लिखी गई, लेकिन जो लिखना है सो लिख जाता है। और कितना लिख जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, आगे वाले देखेंगे। लेकिन मैं ने लिखने को
अभी विदाई नहीं दी है। ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये समझ नहीं रहा हूँ अभी कि लिखना मेरा चूक गया, मैं लिख नहीं पाऊंगा, ऐसा अनुभव अभी नहीं हुआ है। आप रीवा भी रहे, आप दिल्ली भी रहते हैं, आप बनारस आ जाते हैं, गोरखपुर के साथ आपका बहुत लगाव है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज के आपाधापी वाले युग में जब थोड़ी सी जगह की बात जिस अंदाज में आपने कही कि हाथ परिहास से शुरू होती है वो पुस्तक, तो ऐसे ही कुछ संस्मरण होते हैं या कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं जो मनुष्य को गुदगुदा जाती हैं, याद आ जाती हैं बरबसी। तो हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा संस्मरण गोरखपुर से संबंधित हो जिसको कि आप आज भी याद करना पसंद करते हो। गोरखपुर से एक मनोरंजक संस्मरण है। मैं हाई स्कूल में था तभी मैंने एक साहित्य की समिति, सरस्वती विलासिनी समिति नाम से शुरू की और एक पत्रिका मधुलिका नाम से शुरू की, हस्तलिखित पत्रिका थी। तो वो सभी उन लोगों की संस्था थी जो रईस नहीं थी, न यहाँ पर रईसी जलपान था न कुछ था, केवल छर्रा चाय, वो भी स्कूल के हेडमास्टर की कृपा से महीने में एक बार सुलह हो जाती जी। और इसमें चर्चा होती थी, कविता पढ़ी जाती थी, कहानी पढ़ी जाती थी और एक मन में उत्साह था मैंने हम लोग एक साहित्य संस्था खड़ी कर रहे हैं। और साहित्य संस्था जब वहाँ से चले आए तो समाप्त हो गई, क्योंकि उसके एक संचालक मैं भी था। लेकिन उसकी स्मृति बनी हुई है कि कैसे हमने पत्रिका शुरू की और पत्रिका में कैसे लेख आने शुरू हुए, कैसी बहसें हुई। एक मित्र थे जो प्रवास के बड़े प्रशंसक थे, एक मित्र थे जो मैत्री शरणदूत के बड़े प्रशंसक थे और एक मित्र थे जो प्रसाद के बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि प्रसाद तब तक छा रहे थे जी। पूरी तरह छाए नहीं थे प्रसाद, लेकिन छा रहे थे। तो प्रवास की आलोचना करने वाले, साकेत की प्रशंसा करने वाले पूरे प्रवास के बारे में ऐसे ऐसे उदाहरण निकालते थे कि इसमें हिंदी कहाँ है। और पूरे प्रवास पढ़ने वाले में तो आशा प्रशंसक साकेत में निकालते थे कि बताइए ये खुरपी लेकर के सीता को निराई करने की क्या जरूरत है, इसके बिना साकेत नहीं चलता था। या और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे वित्त के छंद वित्त की पंक्तियाँ उसमें उद्धृत की जाती थी और उसका रस लिया जाता था। तो एक साहित्य में रस लेने का प्रारंभ तभी से हुआ। रीवा की स्मृतियाँ सबसे अधिक प्राणवान है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग की त्रिभूति मंडली थी जिसमें दोनों नहीं रहे हमारे मित्र, वासुदेव गोस्वामी और राममित्र चतुर्वेदी जी। हम लोग शाम को बैठते थे और फिर सब लोग अफसर नहीं रह जाते थे, अफसरी भूल जाते थे, ऑफिस भूल जाते थे और शुद्ध रूप से, स्वतंत्र रूप से, निर्बंध रूप से चर्चा करते थे और एक से एक विनोदपूर्ण प्रसंगों को रचते रहते थे। उसमें वात्स्यायन जी भी आए हैं, धर्मवीर भारती आए हैं, शिवमंगल सुमन आए हैं, बहुत से लोग आए। लेकिन हम लोग की बैठक नृत्य होती थी और जब बैठक होती थी हम लोग सारी दुनिया को नकार देते थे। वो दुनिया को नकारने का भाव, मस्ती फिर नहीं आई जी। एक मिनट एक्शन तो रख दीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? रोलिंग साउंड एक्शन। अक्सर बातचीत के दौरान
आप अज्ञेय जी की चर्चा अवश्य करते हैं और उनके प्रश्न पर बहुत भावुक भी उठते हैं। अज्ञेय जी के साथ बिताए कुछ क्षण जो हम लोग पुनः जीना चाहते हैं और आपसे सुनना चाहते हैं। बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि अज्ञेय से मेरा परिचय लेखक से परिचय नहीं है, केवल एक व्यक्ति से परिचय है। ऐसे व्यक्ति से परिचय है जिसके साथ बहुत से मामलों में कोई भी समान धर्मिता नहीं थी, किसी भी मामले में समता नहीं थी, बहुत अंतर था। वे चुप रहने वाले, हम मुखर, वे बड़े निर्बंध किस्म के व्यक्ति, मैं परंपराओं में बंधा हुआ आदमी, कोई भी सामने नहीं। परंतु उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था और वे कभी कभी किसी किसी से खुलते थे। मेरा सौभाग्य था, 2-3 लोग हैं जिनसे वे ज़्यादा खुले और जीवन भर जिन्होंने एक ऐसे स्नेह सौहार्द का संबंध स्थापित किया जो एक लेखक का लेखक से नहीं था। मैं उनका पिछलग्गू नहीं था, उनका अनुयायी नहीं था, परंतु साहित्य में रस लेने वाले हम दोनों थे। दोनों जो पुस्तक पढ़ते थे एक दूसरे को बताते थे, एक दूसरे को पढ़ने को देते थे और दोनों प्रकृति के साथ अनुराग रखते थे। कुछ समानताएं थीं, लेकिन समानताएं अधिकतर महत्व नहीं रखती हैं, महत्व रखता है संवाद। उनसे हमारा ऐसा संवाद था कि जब कुछ भी नहीं बात करते थे तभी बात हो जाती थी। और कभी कभी कहते थे, मैंने आपसे कभी कह दिया है ना? तो कहा नहीं भाई, आपने कहा तो नहीं, लेकिन आपने सपने में कहा होगा, सपना मुझे याद नहीं है। लेकिन उनको लगता था हमने सारी बात कह दी है, इतना उनको विश्वास था। वैसा विश्वास किसी आदमी ने दिया नहीं, वैसा विश्वास मैंने किसी पर किया नहीं। एक ऐसा संबंध, विचित्र प्रकार का संबंध 51 वर्षों तक रहा और अंतिम दिन तक वे स्मरण करते रहे कि भाई नहीं आए। मैं उन्हें भाई कहता था, वे मुझे भाई कहते थे। और जब हंसी मजाक करना रहता था तो पंडित जी कहते थे। और पंडित जी जब कहते थे तो उस समय कहते थे, जब मैं बड़ा व्यवस्थित रहता था, पंडित जी आप बड़े गड़बड़ हैं, ये आपकी सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ हैं। मैं विदेश यात्रा करता था तो प्रायः दिल्ली से जाता था तो सारे सामान की पैकिंग खुद करते। मैंने कहा भाई आप बड़े मास्टर पैकर हैं। तो मुझे छोड़िए, आप अलग होइए, आपको नहीं आता छोड़िए। कहा नहीं आता है, बिल्कुल साफ बात है, जो आता है उसी को करना चाहिए। बड़े व्यवस्थित आदमी थे, मैं बड़ा व्यवस्थित आदमी था, लेकिन उन्हें इतना रस था मेरे साथ बातचीत करने में, इतना विश्वास था। एक बार उन्होंने वत्सल निधि के द्वारा जो व्याख्यान होते थे उसके लिए कहा, भाई इस बार आपको व्याख्यान देना है। ये बाद में बात हुई। पहले तो उन्होंने कहा कि आपको महाभारत बहुत प्रिय है, हमको तो रामायण। क्यों आपको महाभारत प्रिय है? उन्होंने कहा लंबी बहस होगी, लेकिन खैर इनका उस बहस क्यों होगी, आप लिख डालिए और इस बार का वत्सल निधि व्याख्यान आप दे दीजिए और मैं आपको यहाँ कैद कर देता हूँ 3 दिन तक। 3 दिन के भीतर आप लिख डालिए और कोई आपसे फ़ोन नहीं करने पाएगा, आप वहीं फ़ोन नहीं करने पाएगा, आप किताब लिख डालिए। और किताब मुझसे उन्होंने लिखा ली और किताब पूरी की पूरी मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन व्याख्यान मैंने 3 व्याख्यान दिए। लोग उसे सुनने आए और बड़े रस से सुनते रहे। वासना जी ने बहुत शीघ्र ही उसे छपा दिया। शीघ्र छपाने से उसमें त्रुटियाँ भी रहीं, लेकिन उन्होंने छपा दिया और फिर कहा कि रामायण पर भी आपको देना होगा। फिर उनके न रहने पर मैंने रामायण पर दिया। उनके जीवन काल में तो रामायण पर व्याख्यान मैंने नहीं दिया, लेकिन रामायण पर देते समय मेरी आंखों के सामने बराबर रहे रामायण के कौन से अंश उनको प्रिय थे। रामायण में सीता का चरित्र उन्हें कितना प्रिय था, रामायण में वन के वर्णन उनके कितने प्रिय थे, जो सहज ढंग से प्रकृति आती है रामायण में उनको कितनी प्रिय थी। इसकी चर्चा मैंने उन्हीं का स्मरण करके किया। एक तरह से ऐसा आत्मिक संबंध बहुत कम लोगों से जुड़ता है,
दुर्लभ होता है, वैसा दुर्लभ आत्मीय संबंध उनके साथ रहा। और आज भी उनको मैं स्मरण के केंद्र में नहीं रखता, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देखता रहता हूँ कि वात्स्यायन जी कहीं मेरे साथ है। सबसे पहले मेरी किताब वही पढ़ते थे और टिप्पणी भी करते थे। ये सबसे पहले मेरी कोई भी किताब है, भाषा विज्ञान पर भी हो तो उसे पढ़ते थे और पूरा पढ़ते थे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ते थे और कहीं कहीं डांटते भी थे, कहीं कहीं छिड़कते भी थे और कहीं कहीं कंठ टूटते थे और सराहना करते थे। आपका एक निबंध है भाई शीर्षक से, क्या उन्हीं के लिए आपने लिखा? हाँ, भाई पर जो लिखा है, भाई संबोधन जो लिखा तो उन्हीं पर मैं जी भैया साहब संबोधन किया है ऋषि राजेंद्र त्रिवेदी के लिए। अच्छा। तो मेरे बुजुर्ग थे जी, वो पिता तुल्य थे, उनसे संबंध दूसरे प्रकार का था, लेकिन भाई संबंध दूसरे प्रकार का था। एक समान, हमसे 10 वर्ष से ज़्यादा बड़े थे, लेकिन समान स्तर पर संबंध उनसे बना रहा। जी। एक प्रश्न और, आज संस्कृति की बात बहुत चलती है। आप अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक विद्वान के रूप में बहुत सम्मानित हैं, और जिस समय आप बाहर होते हैं तो निश्चित ही उस संस्कृति के आईने में अपनी संस्कृति को देख रहे होते हैं। संस्कृति के बारे में आपके अपने अनुभव क्या हैं? क्योंकि आज संस्कृति के साथ बहुत सारे शब्द जुड़ गए हैं, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, अप संस्कृति, तो आपको कैसा महसूस होता है? आज संस्कृति की क्या दशा है? केवल एक चीज बता सकता हूँ, ये संस्कृति से प्रभावित इस रूप में होती है कि संस्कृति से रूबरू होती है, पर संस्कृति किसी संस्कृति पर छाती नहीं है। अगर छा जाए तो दूसरी संस्कृति है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। और संस्कृति कहीं विदेश की हो, स्वदेश की हो, एक विशेष प्रकार के देश काल से जुड़ी होती है। उस देश काल के संदर्भ में संस्कृति को पहचानना चाहिए। जो चीज़ विदेश में संस्कृति का अंग है वो हमारा अंग नहीं है, तो हमारे देश काल के कारण है। जो उनके यहाँ सहज है वो हमारे यहाँ सहज नहीं है। जो चीज़ उनके यहाँ छिपा करके रखी जाती है हमारे यहाँ प्रकट रूप में रखी जाती है। तो हर देश की भाषा भी संस्कृति का ही अंग है, कुछ अलगाव होता है। तो इसलिए संस्कृतियों का जो मेल देखना चाहते हैं, समन्वय देखना चाहते हैं, वे सही बात नहीं करते। संस्कृतियों के बीच में संवाद संभव है और संवाद निरंतर होते रहना चाहिए। जब होता रहता है तो संस्कृति समृद्ध होती है, और इसलिए उस संवाद के प्रयत्न मैंने कई बार किए हैं और आज भी करता रहता हूँ। उसी कारण विदेशों में, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे बड़े निकट के शिष्य हैं जो समझना चाहते हैं भारतीय संस्कृति को। हम उन्हीं के द्वारा उनके देशी संस्कृति को समझना चाहते हैं, उसकी खूबियों को समझना चाहते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहते। और मैं कभी भी ये नहीं पसंद करता कि अपनी संस्कृति में कोई दोष आ जाए तो उसको डाल दें विदेशी संस्कृति का प्रभाव है, बल्कि कहीं न कहीं कमजोरी अपनी है, तभी तो विदेशी संस्कृति की गुलामी आ जाती है। नहीं तो अपनी संस्कृति पर दृढ़ आस्था हो तो विदेश की संस्कृति से टकराने का साहस होता है। इसलिए मैं संस्कृतियों की निंदा स्तुति में नहीं पड़ता। हर संस्कृति की अपनी विशेषता होती है और विशेषता उसी संस्कृति की होती है। अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, उसी संस्कृति की होती है। उन कमजोरियों और उन अच्छाइयों के साथ ही संस्कृति बनती है। तो इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको अपनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। समझना समझाना अधिक आवश्यक है इस समय, विशेष करके जबकि राजनीतिक आर्थिक बढ़ो तो समाप्ति की ओर है।